यहाँ पे इन्होंने फिर उसकी रीजन एक्सप्लेन कर दी कि ये मस्कुलिनिक और अल्फा एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकर्स के साथ इनकी रिजेम्बलेंस है, इस वजह से एच वन फर्स्ट जनरेशन जो ब्लॉकर्स है उनका ज़्यादा ऑटोनॉमिक इफेक्ट, मतलब वो ज़्यादा ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, और जो सेकंड जनरेशन है वो भी ब्लॉक करती हैं बट लेस देन द फर्स्ट जनरेशन वंस। ठीक है। अच्छा, फिर फ्यू कुछ जो एंटी हिस्टामिन है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती हैं। ठीक है जी। और फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स हैव एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोशन सिकनेस की जितनी ड्रग्स यानी क्लिनिकली अवेलेबल हैं हमारे पास, वो ज़्यादा एंटी हिस्टामिन ही ज़्यादा दी जा रही होती है मोशन सिकनेस की ट्रीटमेंट में क्लिनिकली। तो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैव एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट्स। ठीक है जी। और मैनी एच वन ब्लॉकर्स आर पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, वो इसी तरह से क्योंकि वो सिडेशन कॉज कर रहे होते हैं तो एज लोकल एनेस्थेटिक भी उनका रोल है। ठीक है जी। अच्छा, क्लिनिकल यूज इसका क्या है कि मेजर एप्लीकेशंस इन द एलर्जीज ऑफ इमीडिएट टाइप, यानी दोज दैट आर कॉज्ड बाय एंटीजेंस एक्टिंग ऑन आईजीई एंटीबॉडी, आईजीई एंटीबॉडी सेंसिटाइज मास्ट सेल्स, और these conditions include hay fever, urticaria। ठीक है जी, इनकी ट्रीटमेंट में यूज होती है क्योंकि इनमें देर इज ये जो टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है आईजीई मीडिएटेड, तो उसमें आप लोगों को पता ही होगा कि देर इज एक्सेसिव रिलीज ऑफ हिस्टामिन, और उसकी वजह से जो है ना वो सारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा होता है। इन रिएक्शंस में हम ये दे सकते हैं एच वन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे सकते हैं। ठीक है। और अगर बल्कि यहाँ पे शायद लिखा भी हुआ है कि अगर यानी आस्थमा की ट्रीटमेंट में भी दी जाती होती थी पहले, और जैसे राइनाइटिस होता है, ये सीजनल एलर्जीज होती हैं, उनकी ट्रीटमेंट में भी ये एच वन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दिए जा रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ हे फीवर और अर्टिकेरिया नहीं है बल्कि और भी बाकी जो एलर्जीज हैं आईजीई मीडिएटेड या हाइपर टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट में हम ये दे सकते हैं। ठीक है जी। और फिर एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट जो है इसका, उसके लिए कौन सी ड्रग है हमारे पास? एच वन रिसेप्टर्स में डाइफेनहाइड्रामीन, डायमेनहाइड्रिनेट, साइक्लिजिन, मैक्लिजिन, प्रोमेथाजिन, इन सब का एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट है, एच वन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। ठीक। और फिर है डाइफेनहाइड्रामीन इज आल्सो यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ठीक है, हमने ये वहाँ पे भी पढ़ी थी। और doxylamine in combination with pyridoxine is promoted for the prevention of motion sickness in pregnancy, सॉरी मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी। ठीक है जी। फिर है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एस्पिरिन ब्लॉकर्स आर समटाइम्स exploited therapeutically in their use as hypnotics in over the counter sleep aids। ठीक है जी, क्योंकि ये सेडेटिंग होती हैं तो इसको वो कह रहे हैं कि मेजर यूज इसका सेडेशन कॉज करना होना नहीं चाहिए, लेकिन देयर आर पीपल जो इन एच वन ब्लॉकर्स को एज सेडेटिंग ड्रग्स यूज करते हैं, एज हिप्नोटिक्स यूज करते हैं। ठीक है जी। बट ऑब्वियसली वो इसका यूज नहीं है, वो इसका एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है। सेडेशन है एक इसका एडवर्स इफेक्ट। ठीक हो गया। और फिर है हमारे पास, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक मशीनरी को अफेक्ट करी है तो वो वाले एडवर्स इफेक्ट उनके इंपॉर्टेंट है। एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट्स में आ जाएगा ड्राई माउथ, ब्लड विजन, जो कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स के साथ ज़्यादा होगी। ठीक है। फिर अल्फा एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकेड में हमारे पास होगी हाइपोटेंशन, ऑर्थोसिटिक हाइपोटेंशन है। ठीक। और इंटरेक्शंस बिटवीन ओल्डर एंटीहिस्टामिन्स एंड अदर ड्रग्स विद सेडेटिव इफेक्ट्स। ऐसे भी हो सकता है कि अगर कोई और सेडेटिव ड्रग भी ले रहा था पेशेंट, जैसे बेंजोस पे था या अल्कोहल लिया और साथ में एंटीहिस्टामिन, तो ज़्यादा मतलब उसका रिएक्शन हो जाएगा और ज़्यादा सेडेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। और ड्रग्स दैट इनहिबिट हेपेटिक मेटाबॉलिज्म may result in dangerously high levels of certain antihistaminic drugs that are taken concurrently, क्योंकि कुछ जो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हैं वो इट्स सेल्फ हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करती है। ठीक है जी। तो ये सारी कहानी हो गई हमारे पास फर्स्ट सॉरी एच वन हिस्टामिन ब्लॉकर्स जो हैं उसकी। और जो एच टू हिस्टामिन ब्लॉकर्स हैं वो हमने देखा था कि स्टमक इंटेस्टाइन्स वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो उसमें मेजर फोर एच टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, सिमेटिडीन है, रेनिटिडीन है, फेमोटिडीन है और निज़ाटिडीन है।
ठीक है जी, ये चार है। और इनकी लेस सेडेटिंग है, हम पढ़ चुके हैं, और इसके फ्यूअर अच्छा, सिमेट्रिडिन के ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है इसमें, बाकियों के कम है। ठीक है जी। और ओरली एक्टिव है ये सब, इनकी हाफ लाइफ है 1 to 3 आवर्स। सही हो गया। अच्छा, मैकेनिज्म और इफेक्ट्स देख लेते हैं। दे प्रोड्यूस अ सरमाउंटेबल फार्माकोलॉजिक ब्लॉकेड ऑफ H2 रिसेप्टर्स, और दे आर रिलेटिवली सेलेक्टिव, यानी H1 रिसेप्टर्स जिस तरह से ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स को भी अफेक्ट कर रहे थे ना, तो H2 आर मोर स्पेसिफिक। H2 receptor blockers are more specific for only H2 receptors। उनका इतना ज़्यादा ऑटोनॉमिक इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। The only therapeutic effect of clinical importance is the reduction of gastric acid secretion। ठीक है, बट दिस इज अ वेरी यूजफुल एक्शन। सही हो गया। और ब्लॉकेड ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड मास्टर H2 रिसेप्टर मीडिएटेड इफेक्ट्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बट हैज नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सही हो गया। तो एक ही इनका क्लिनिकल यूज है इंपॉर्टेंट, दैट इज द रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, क्योंकि H2 रिसेप्टर्स हमारे पास प्रेजेंट ही वही है, स्टमक के पेराइटल सेल्स में H2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जब हमने गर्ड की ट्रीटमेंट पढ़ी थी, वहां पे भी मैंने आपको दिखाया था कि पेराइटल सेल की वॉल में ये प्रेजेंट था हमारे पास H2 ब्लॉकर, और हमने पीपीआईज के साथ गर्ड की ट्रीटमेंट में H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो। तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा यूज होती थी, यानी जब तक पीपीआईज नहीं आए थे तब तक तो बहुत ज़्यादा यूज होती थी गर्ड की ट्रीटमेंट में, और पेप्टिक अल्सर डिजीज की ट्रीटमेंट में, एसिडिटी की ट्रीटमेंट में। लेकिन अब ये कि क्योंकि पीपीआईज आ चुके हैं और दे आर मोर सेफ, मोर इफेक्टिव, तो इस वजह से कम यूज होते हैं, बट ऑब्वियसली ख़त्म नहीं हुआ इनका यूज़, ये अभी भी यूज होते हैं। ठीक है। ओके। तो यही आगे इसका क्लिनिकल यूज लिखा हुआ है। स्टमक की डिजीज में है, एसिड पेप्टिक डिजीज में स्पेशली ड्यूडेनल अल्सर, दीज ड्रग्स रिड्यूस नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशन। नॉक्टर्नल मतलब जो रात में एसिड की सिक्रीशन हो रही होती है उसको रिड्यूस करती हैं। एक्सेलरेट हीलिंग एंड प्रिवेंट रिकरेंसेस। ठीक है जी। एक्यूट अल्सर इज यूजुअली ट्रीटेड विद 2 or more डोजेस पर डे। ठीक हो गया। उसके बाद intravenous H2 blockers are useful in preventing gastric erosions and hemorrhage that occurs in stressed patients in intensive care units। ठीक है जी। गैस्ट्रिक इरोजन से हेमरेज को प्रिवेंट करता है। फिर एक जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है which is associated with gastrinoma and is characterized by acid hypersecretion। तो वहाँ पर सिवियर रिकरेंट पेप्टिक अल्सरेशन, जीआई ब्लीडिंग एंड डायरिया, ये सब होता है। तो दीज ड्रग्स आर हेल्पफुल बट वेरी लार्ज डोजेस आर रिक्वायर्ड। ठीक है। इस वजह से पीपीआईज आर प्रेफर्ड देयर। ठीक है। बट ऑब्वियसली हम इसको एसिड पेप्टिक डिजीज में, एक्यूट अल्सर्स में, गैस्ट्रिक इरोजन और हेमरेज की प्रिवेंशन में, और ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। H2 receptor have been used in GERD but are not as effective as PPIs। ठीक है जी। और जो सिमेटिडीन है, दैट इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम एंड मे आल्सो रिड्यूस हेपेटिक ब्लड फ्लो। और सिमेटिडीन का एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी है, यानी कि जो हमारे पास एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है ये। सही हो गया। बाकियों के लेस इफेक्ट्स हैं, लेस ड्रग इंटरेक्शन है देन सिमेटिडीन। ये थी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात। ठीक है जी। अब सेरोटोनिन की बात कर लेते हैं। तो सेरोटोनिन का केमिकल नेम होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, इसीलिए इसको 5 HT रिसेप्टर्स के साथ इसके रिसेप्टर्स का एब्रीविएट किया होता है। सही हो गया। अब हम इसके रिसेप्टर्स की क्या क्या लोकेशन थी वो तो हम लोगों ने देख ली। सेरोटोनिन की एक सेरोटोनिन एंटेगोनिस्ट जो होते थे, एंटेगोनिस्ट ही कह सकते हैं हम, जब हमने उसमें पढ़े थे एंड एज एंटी डिप्रेसेंट पढ़े थे, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। एक तो वो भी हम सेरोटोनिन की ड्रग्स में लिख सकते हैं, यानी वो सेरोटोनिन के लेवल को ही ज्यादा कह दी थी ना। उसके अलावा जो डायरेक्ट रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं या रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं सेरोटोनिन की, वो कौन सी होती हैं वो आज देख लेते हैं। 5HT1 रिसेप्टर्स आर इम्पोर्टेंट। तो ये तो उसकी लोकेशन दी हुई है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
क्लिनिकल यूजेस देख लेते हैं। सेरोटोनिन हैज नो क्लिनिकल एप्लीकेशंस बट मोर सेलेक्टिव एगनिस्ट जो है ना उसका यूज होता है। एक आधे का यूज इम्पोर्टेंट है। एक तो ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का था, ये हम मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यूज है इसका वो ये है 5-HT1D1B एगनिस्ट, माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक्स की ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, सुमा ट्रिप्टन इज द प्रोटोटाइप। और ये एक मेजर बेसिकली अगर हम कहें ना कि इफेक्टिव ड्रग जो कि माइग्रेन की ट्रीटमेंट में है वो सुमाट्रिप्टन है। ठीक है, दैट इज अ सेरोटोनिन एगनिस्ट। ठीक है जी। और भी ट्रिप्टन्स हैं सुमाट्रिप्टन के अलावा, नैराट्रिप्टन है, और वो इसके जैसे ही होते हैं, बट दे आर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन एंड क्लस्टर हेडेक अटैक्स। ठीक हो गया। और ये ओरली अवेलेबल होते हैं, और बट sumatriptan is also available for nasal and parenteral administration। तो बहरहाल सेरोटोनिन एगनिस्ट में एक तो ये आप लोगों को बड़ी अच्छे से याद रहनी चाहिए, सुमाट्रिप्टन, जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है फॉर एक्यूट माइग्रेन एंड क्लस्टर हेडेक्स। ठीक है जी। फिर ये है 5-HT2C एगेनिस्ट, थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये के ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी में यूज होता है, और इट एक्टिवेट्स द रिसेप्टर्स इन द सीएनएस एंड अपीयर्स टू मॉडरेटली रिड्यूस एपेटाइट। ठीक है, सीएनएस पे 5-HT2C रिसेप्टर्स जो है उन पे एक्ट करता है और एपेटाइट को रिड्यूस करता है। और इस तरह से अच्छा ओल्डर ड्रग्स जो है फेनफ्लुरामीन और डेक्सफेनफ्लुरामीन अपीयर टू एक्ट डायरेक्टली एंड बाय रिलीजिंग न्यूरोनल हिस्टामीन और इनहिबिटिंग सेरोटोनिन रिसेप्टर reuptake transporter and thereby activating central 5-HT2C receptors। सही हो गया। मतलब इन शॉर्ट की हिस्टामिन की सॉरी ओबेसिटी की ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, और ये एपेटाइट को रिड्यूस करती हैं। ठीक हो गया। और ये कि ओल्डर ड्रग्स जो थी हमारे पास वो डायरेक्टली रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती थी, लेकिन अब ये जो 5-HT2C एंटेगनिस्ट है ये हमारे पास एपेटाइट को रिड्यूस करती हैं। 5-HT4 पार्शियल एगनिस्ट है, दैट एक्ट्स एज एन एगनिस्ट इन द कोलन, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में यूज हो सकता है। ठीक है जी, बट इट्स यूज इज रिस्ट्रिक्टेड। मतलब एक मेनली सुमाट्रिप्टन का जो यूज है ना वही इंपॉर्टेंट है, या एक ऐसा सारा सेरोटोनिन रिलेटेड इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि यूज भी होती है क्लिनिकली भी। अच्छा जी, हाइपोथर्मिक सिंड्रोम्स में क्या होता है कि सेरोटोनिन ड्रग्स विद serotonergic effects are sometimes associated with drug reactions with high fever, skeletal muscle effects and cardiovascular abnormalities that can be life threatening। अच्छा, ये आप लोगों को याद है तो हमने जब SSRI से पढ़ी थी तब भी हमने सेरोटोनर्जिक सिंड्रोम के डिस्कस सेरोटोनर्जिक सिंड्रोम को डिस्कस किया था कि जब सेरोटोनिन का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है। यहाँ पे भी उन्होंने वही बात की हुई है कि अगर सेरोटोनिन का लेवल ये एग्नेस लेने की वजह से ज्यादा हो जाए तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है जी। उसमें प्रेसिपिटेटिंग ड्रग्स क्या है, यानी कि किन ड्रग्स की वजह से हो सकता है ये। ऐसे सारे हैं सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट्स और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, लेनिजोलिड, ट्रामाडोल, मीपैराडीन, फेंटेनिल, ऑन्डानसिट्रोन, सुमाट्रिप्टन, एमडीएमए होता है मिथाइल एन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामिन। ठीक है जी। और एलएसडी वो होता है दैट इज बेसिकली एमडीएमए और एलएसडी जो है ना ये ड्रग्स ऑफ एब्यूज हैं। ठीक है, फिर सेंट जॉन्सवर्ट और गिनसेंग। ये हो गया। और इसमें होता क्या है सेरोटोनिन सिंड्रोम में, हाइपोथर्मिया, हाइपररिफ्लेक्सिया, ट्रेमर, क्लोनस, हाइपरटेंशन, हाइपरएक्टिव वोवल साउंड्स, डायरिया, मिडियासिस, एजिटेशन, कोमा, और इसका ऑनसेट होता है विद इन आवर्स। सही हो गया। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम एंटी साइकोटिक से होता है, ये हम तब डिस्कस करेंगे। और मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सक्सिनाइलकोलिन के उसमें लेवल्स। जब सक्सिनाइलकोलिन दी जाती है और एक्सेस वहाँ से रिलीज होता है तो ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो फिर जो सिंड्रोम हो रहा था उसको कहते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा जी, सेरोटोनिन के एंटागनिस्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, कैंटासेरिन है, फेनॉक्सीबेंजामीन है, क्रिप्टोहेप्टेडीन है, फिर ऑन्डेनसिट्रॉन, डोलासिट्रॉन, 5-HT3 ब्लॉकर्स हैं, ये तो हम एंटी एमेटिक्स में देख चुके हैं।
कि कीटन सेरिन और क्रिप्टोहेप्टेडिन क्या करते हैं जी? दे आर कंपैटिटिव फार्माकोलॉजिक A5HT2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। ठीक हो गया। इसका यूज क्या है कि केंटा सॉरी कीटन सेरिन इज यूज एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। सही हो गया। और कीटन सेरिन क्रिप्टोहेप्टेडिन and phenoxybenzamine may be of value in the treatment of carcinoid tumor। और carcinoid tumor क्या होता है? ट्यूमर दैट secretes large amount of serotonin। सही है जी। वो होता है carcinoid tumor। और एंड कॉजेज डायरिया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड फ्लशिंग, वहाँ पे यूज होता है। और जो ऑर्डेंसिट्रोन डोलासिट्रोन है, ये कैंसर इंड्यूस्ड कीमोथेरेपी में, ये पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा हम एलोसिट्रॉन को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एसोसिएटेड विद डायरेक्ट ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स है इसके, अल्फा रिसेप्टर्स, अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर को और H1 रिसेप्टर्स को भी ये ब्लॉक करती हैं, सेरोटोनिनर्जिक ब्लॉकर्स। तो उससे रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। फिर जैसे कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन है और H1 ब्लॉकर से सेडेशन वगैरह का एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। उसके अलावा डायरिया एंड हेडेक है। ठीक है। और डोलासिट्रॉन के साथ जो एक इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है दैट